Hello guys, this is Ashutosh and I welcome you all to this lecture, to this first lecture of the crash course presented to you by EduHub. So as I told you yesterday that I will be taking your physics, so today our topic will be force. Our first topic for class 10th, which is yet one of the most important topics, is force. अब फोर्स में देखो, लास्ट ईयर तक क्लास 9th में आप लोगों ने फोर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था, लेकिन जब आपने फोर्स को पढ़ा तो आपने केवल ये देखा कि एक फोर्स जब किसी बॉडी पर एक्ट कर रही है तो उसे लीनियरली एक्सेलरेट कर रही है। मतलब अगर एक कोई बॉडी है, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इस पर आपने कोई फोर्स लगाई तो आपने क्या किया, इस बॉडी को लीनियर एक्सेलरेट कर दिया इस डायरेक्शन में, है ना। अब हम फोर्स का एक दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे। फोर्स का हम क्या देखेंगे, एक दूसरा एस्पेक्ट, कैसे फोर्स हमारी टर्निंग इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है। भैया दरवाज़ा सबने देखा है, दरवाज़ा लीनियरली मूव नहीं करता, दरवाज़ा क्या करता है, दरवाज़ा टर्न करता है। एक बॉटल का ढक्कन क्या करता है, टर्न करता है। या फिर एक टैप जो होता है वो भी क्या करता है, टर्न करता है। तो ये फोर्स का ये वाला एस्पेक्ट हम स्टडी करने वाले हैं इस यूनिट में। बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, और अगर आप आगे की बात करें तो क्लास 11th में भी ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाली है। तो फोर्स के बारे में आपने न्यूटन्स 3 लॉज पढ़े ही हुए हैं, तो उन पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम सीधा चलते हैं, 2 टाइप की हमारी मोशंस होती हैं। 2 टाइप की हमारी जो मोशंस हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। देखो भाई, मोशन जो होती है, मोशन 2 टाइप की होती है। एक मोशन है आप लोगों की लीनियर मोशन, एक मोशन है आप लोगों की लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या हुई भाई, लीनियर मोशन वही हुई कि अगर मैं यहाँ पर हूँ और मैं चल के सीधा जा रहा हूँ तो ये क्या हुआ, ये आपका लीनियर मोशन हो गया। दूसरी टाइप की मोशन होती है आपकी रोटेशनल मोशन। दूसरी टाइप की मोशन होती है आपकी रोटेशनल मोशन। रोटेशन का मतलब तो सबको पता होगा कि जब कोई चीज़ घूम रही है, मान लो ये पेन की कैप है और मैं इसको ऐसे फोर्स दूँ तो ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है किसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, देखो मान लो तुम्हारे पास क्या है, मान लो तुम्हारे पास क्या है, एक रॉड है। मान लो तुम्हारे पास एक रॉड है। देखो अब मैं इस पर एक फोर्स देता हूँ, यहाँ पर मैं इस पर एक फोर्स देता हूँ, यहाँ पर क्या होगा, एक रॉड रखी है, मैंने इसको ऐसे धक्का दिया तो रॉड कहाँ चली जाएगी, रॉड यहाँ पर आ जाएगी भाई, रॉड यहाँ पर आ गई, इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए। क्लियर है बात। लेकिन अगर मैंने इस रॉड को यहाँ पर नेल कर दिया, यहाँ पर मैंने एक कील डाल दी या फिर किसी तरीके से अपने थंब से ही इसे यहाँ पर प्रेस कर दिया, अब मैं इसे फोर्स दूंगा तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ का यहाँ रहेगा और ये रॉड इस डायरेक्शन में थोड़ा सा रोटेट करेगा। तो जब भी किसी बॉडी को एक पॉइंट पे पाइवट कर लिया जाता है, फिर उस पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करती है, रोटेट करती है। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर। अब एक छोटा सा, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आसान सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क। किसका कॉन्सेप्ट है, टॉर्क का कॉन्सेप्ट है भाई। देखो देखो क्या होता है, एक लीनियर मोशन है। लीनियर मोशन किस पे डिपेंड कर रही है, फोर्स पे डिपेंड कर रही है। भैया पिछली रॉड थी इतनी लंबी, अगर मेरे पास रॉड थी तो इस रॉड पे मैं फोर्स यहाँ लगाऊं चाहे मैं फोर्स यहाँ लगाऊं, इसके लीनियर एक्सेलरेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ये लीनियरली मूव कर रही है केवल। ठीक है, क्योंकि लीनियर एक्सेलरेशन में क्या पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन ने कहा है भाई, न्यूटन ने कहा है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर फोर्स ओवर मास। इस पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फोर्स कहाँ पर एक्ट कर रही है बॉडी पे। ठीक है, लेकिन जब मैं रोटेशनल मोशन की बात करता हूँ तो आप एक चीज़ इमेजिन करो कि अगर आप दरवाज़ा खोल रहे हो और हिंज के पास फोर्स लगाते हो, दरवाज़ा खोलते वक्त आप हिंज के पास फोर्स लगाते हो तो दरवाज़ा खोलना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप फोर्स हिंज से दूर लगाते हो, अगर ये दरवाज़ा है और यहाँ पर इसके हिंजेस हैं, यहाँ पर इसके हिंजेस है और आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो,
तो आपके लिए इसको खोलना मुश्किल है। लेकिन अगर आप यहाँ पर फोर्स लगाते हो तो यहाँ पर इसको खोलना आपके लिए आसान हो जाता है। कभी इसको आप ट्राई कर सकते हो। तो यानी एक फोर्स से रिलेटेड चीज़ है, पर कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी मेरी नज़र में आ रही है जो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। किस डिस्टेंस पे? एक्सेस ऑफ रोटेशन। भैया इस एक्सेस के अबाउट रोटेशन हो रहा है तो इसको मैं क्या बोलूँगा? एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो एक ऐसी चीज़ है जो फोर्स पे तो डिपेंड कर रही है, फोर्स तो लगाना पड़ेगा, लेकिन कहाँ लगाना पड़ेगा इस पे भी ज़्यादा डिपेंड कर रही है। किस मोशन में? रोटेशनल मोशन में। तो उस चीज़ को वो हम बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं हम उस चीज़ को? टॉर्क। देखो भाई, टॉर्क जो है ये आपकी फोर्स पे डिपेंड कर रही है, मैंने कहा ये आपकी डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रही है। तो टॉर्क क्या होता है कि कोई फोर्स आपका कितना रोटेशन करवा सकता है किसी बॉडी में, उसको आप टॉर्क के टर्म्स में मेजर करते हैं। टॉर्क का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो अगर आपको वो इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल है टाउ, ये इसका सिंबल है, आप इसे याद रख सकते हैं। देखो टॉर्क का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वो मैं आपको अभी ठीक से बताऊंगा। फिलहाल आप इसे अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। मैंने क्या लिखा है? फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर। इतनी सी बात सबको क्लियर है? तो फटाफट इसको ज़रा नोट कर दो, इसके बाद मैं बोर्ड को साफ कर रहा हूँ। वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लेना। देखो एक कोई बॉडी है, रैंडम शेप की मैंने बॉडी ले ली, कोई भी रैंडम शेप की मैंने बॉडी ले ली, इसके यहाँ पर मैंने इसका एक एक्सिस बना दिया। क्लियर है बात? कोई बॉडी है, किसी भी रैंडम शेप की मैंने बॉडी ले ली, इसके यहाँ पर मैंने एक एक्सिस बना दिया। अब मैं क्या करूँगा? इस बॉडी को मुझे टर्न करना है, ठीक है, इस बॉडी को टर्न करना है। तो टर्न करने के लिए मैंने क्या किया? मैंने क्या कहा? हमें चाहिए टॉर्क, चाहिए टर्न करने के लिए टॉर्क चाहिए। मान लो मैंने फोर्स लगाया यहाँ पर, ठीक है। अब आपको टॉर्क मेजर करना है। फोर्स आपको दिया है, डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो, भाई स्केल सबके पास होती है। अब आपको टॉर्क मेजर करना है, ठीक है। अब टॉर्क क्यों मेजर करना है? जैसे हमें फोर्स मेजर करना था। अब अभी आप 11th क्लास में पढ़ेंगे और भी चीज़ें इसके रिस्पेक्ट में, जैसे आपने लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ा, वैसे आप एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जिसमें आपको टॉर्क का कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। इसलिए टॉर्क आपके सिलेबस में अभी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो मैंने क्या कहा कि इस पर एक फोर्स लगा, इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन यहाँ है। अच्छा एक कॉमन सेंस बताओ मुझे कि अगर ये बॉडी ऐसी रखी है तो एक्सेस ऑफ रोटेशन कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, है ना। इतनी बात तुम सब लोग समझ सकते हो। तो अब तुम्हें टॉर्क कैसे निकालना है? देखो टॉर्क निकालना बहुत सिंपल है। तुम्हें इस फोर्स से इस एक्सेस ऑफ रोटेशन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है ना, ये फोर्स की डायरेक्शन है। तो फोर्स से परपेंडिकुलर, हमेशा फोर्स से परपेंडिकुलर, ठीक है। तो फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम लेके आओगे और उसको हम बोलते हैं आर परपेंडिकुलर, उसको हम बोलते हैं आर परपेंडिकुलर। और जो टाउ का फॉर्मूला हो जाता है, टॉर्क का फॉर्मूला हो जाता है, वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। पहली बात, इतनी बात तुम लोग याद रखोगे, ठीक है। अब देखो टॉर्क जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है इसकी डिटेल में मत जाओ, ये तुम लोग 11th क्लास में अच्छे से डिराइव करने वाले हो कि टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। फिलहाल आप इसे ऐसे ही याद रख सकते हैं। अच्छा टॉर्क अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कैसे देंगे? इसकी डायरेक्शन वैसे तो हम थंब रूल से देते हैं, लेकिन फिलहाल आपको कैसी इसकी डायरेक्शन देनी है कि देखो ये बॉडी, बताओ मुझे किस ओर मूव करेगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? बताओ भाई ये बॉडी किस ओर मूव करेगी? इस ओर। लगा रहे हो भाई इतना कॉमन सेंस? फोर्स इधर लग रहा है, एक्सिस इधर है, तो ये बॉडी ऐसे को मूव करनी चाहिए, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला जो टॉर्क है, ये कौन सा टॉर्क है? ये वाला टॉर्क है आपका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। ऐसी क्लॉकवाइज टॉर्क,
तो आप इस तरीके से इसे ट्रीट करोगे। कई बुक्स में ये कन्वेंशन है कि जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको लिख देते हैं पॉजिटिव, जो क्लॉकवाइज है उसको लिख देते हैं नेगेटिव। तो आप अपनी बुक्स के हिसाब से प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी। अब मुझे बताओ एसआई यूनिट्स ऑफ टॉर्क क्या होंगी? एसआई यूनिट्स ऑफ टॉर्क, सोचो भाई। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। तो टॉर्क की एसआई यूनिट क्या होगी? टॉर्क की एसआई यूनिट हो जाएगी आपकी टॉर्क की एसआई यूनिट हो जाएगी आपकी न्यूटन मीटर। इसको भी याद रखोगे, एसआई यूनिट न्यूटन मीटर है, ठीक है। फिर इसको आप वेरियस यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? मीटर को सेंटीमीटर में कर दिया, न्यूटन को डायंस में कर दिया। बताओ भाई एक न्यूटन में कितने डायंस होते हैं, पता है ऐसे? एक न्यूटन में 10⁵ डायंस होते हैं। ये भी आप याद रख सकते हो, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सीजीएस यूनिट में इसे आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, टॉर्क का फॉर्मूला तुमने कहीं पहले देखा हुआ है? अगर मैं यहाँ से टॉर्क छुपा दूँ, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ऐसा कोई फॉर्मूला देखा था कभी? वर्क का। किसका फॉर्मूला देखा था तुमने? वर्क का भी देखा था तुमने, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट देखा था ऐसा कोई फॉर्मूला? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क भी है, टॉर्क भी है, दोनों की यूनिट्स भी सेम है। फोर्स को वर्क को हम लिख देते हैं जूल, टॉर्क को हम जूल जनरली नहीं लिखते, भले ही डायमेंशन सेम है, लेकिन टॉर्क को हम जूल्स नहीं लिखते, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है आपकी? एक स्केलर क्वांटिटी है। 1 नंबर में आया तो लिख लेना भाई, वर्क क्या है आपकी? स्केलर। और टॉर्क क्या है? वेक्टर। तो इसको भी ज़्यादा डाउट आपको करना नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन देखो, इसको वीडियो पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिएगा। देख भाई क्वेश्चन देख, क्वेश्चन इस टाइप का है कि एक रॉड है, यूनिफॉर्म मीटर रॉड दे दिया तुम्हें कि एक यूनिफॉर्म मीटर रॉड। इस चैप्टर में तुम्हें शब्द बहुत बार सुनने को मिलेगा, यूनिफॉर्म मीटर रॉड। तो देखो यूनिफॉर्म मीटर रॉड क्या होती है? रॉड तो सब समझते हैं यार, रॉड सब समझते हैं। यूनिफॉर्म मीटर, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि इसका मास यूनिफॉर्म है, मतलब जितना भार यहाँ पर है उतना ही भार यहाँ पर है। ऐसी नहीं है कि इधर हल्की हो इधर भारी हो, ठीक है। जैसे क्रिकेट का बैट होता है, ऊपर हल्का और नीचे भारी ना, उस टाइप का नहीं है। ये एक सिंपल सी रॉड है, इधर भी उतना ही मास है, इधर भी उतना ही मास है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब भी यूनिफॉर्म मीटर रॉड होता है उस चलिए इसको बाद में कवर करते हैं। मीटर, मीटर का मतलब होता है इसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर है। अब मैं बोलता हूँ कि इसे मैंने हिंज कर दिया इसके 1 एंड पे, या तो 100 सेंटीमीटर वाले पे या 0 सेंटीमीटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर हिंज कर दिया, यहाँ पर दूसरे एंड पे मैंने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन्स की। कितनी फोर्स लगाई भाई? 5 न्यूटन्स की फोर्स लगाई। बताओ कितना टॉर्क जनरेट हुआ? टॉर्क कितना जनरेट हुआ भाई? टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर, डिस्टेंस परपेंडिकुलर दिया ही हुआ है भाई ऑब्वियसली। अगर ये हिंज यहाँ होता, अगर ये हिंज यहाँ कहीं होता तो हम ये वाला डिस्टेंस लेते, लेकिन ये हिंज तो यहीं पर है ना, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इससे तुम्हें कोई चिंता करने की बात ही नहीं है, ठीक है। टॉर्क बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मैंने कितना बोल दिया तुम्हें? फोर्स मैंने 5 बोल दिया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ भाई, क्या बोला मैंने? मीटर रॉड है 1 मीटर, आंसर कितना हुआ? 5 न्यूटन मीटर हुआ। तो ये आंसर जो है थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, ठीक है। अब इनकम्प्लीट क्यों है? जिनकी समझ आ गया है इनकम्प्लीट क्यों है, उन्होंने वीडियो बहुत ध्यान से देखी है। जिनकी समझ नहीं आया वो देखो, मैंने क्या कहा था? टॉर्क क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो 5 के साथ आपको क्या जोड़ना होगा इसका? या तो साइन जोड़ दो, क्या बोला मैंने? एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लिखते हैं, क्लॉकवाइज को माइनस लिखते हैं, या फिर ब्रैकेट में लिख दो
कौन सी टॉर्क है बताओ भाई, रॉड किधर को जाएगी, ऐसे ही मूव करेगी, जो ऊपर बना ही हुआ है उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। सो दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज, दिस विल बी एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ थी। चलो इसी सवाल को थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। मान लो 5 न्यूटन की फोर्स यहाँ पर लगी और 7 न्यूटन की फोर्स यहाँ पर ऐसे में लग गई। अब बताओ नेट टॉर्क कितना होगा। क्वेश्चन पूछ लिया भाई, सॉल्व करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस उसने दे दी, ये डिस्टेंस ज़रूर देगा अगर क्वेश्चन आएगा तो। ये डिस्टेंस उसने दे दी मान लो 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, मतलब ठीक बीच में उसके 7 न्यूटन की फोर्स लग गई। ठीक है, वो बोल रहा है नेट टॉर्क निकाल, नेट टॉर्क निकाल। तो नेट टॉर्क कुछ नहीं करना, आपको इंडिविजुअल टॉर्क निकालनी है सबसे पहले। इसके द्वारा टॉर्क कितनी है क्लॉकवाइज, इसको बोल दो टाउ 1। ठीक है, इसको टाउ 1 बोल दो। जो इसके द्वारा टॉर्क आएगी, इसकी वजह से जो टॉर्क आएगी, मान लो उसको टाउ 2 बोल दूँ मैं। क्या बोल दिया मैंने उसे, टाउ 2 बोल दिया। सो टाउ 2 क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भाई। अगेन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितनी है 7, इसको मत जोड़ देना, इसको मत जोड़ देना, इसको जोड़ना जिसकी टॉर्क निकाल रहे हो। ठीक है, 7 न्यूटन आपकी फोर्स है, डिस्टेंस कितना है 50 ना भाई, 50 नहीं है, 50 क्या है सेंटीमीटर है। भाग दे दो इसे 100 से, क्यों, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। कभी भी बोर्ड का क्वेश्चन करो ऐसा यूनिट्स में करो, सेफ साइड में रहो। ठीक है, कितना आ गया 3.5 न्यूटन मीटर, 3.5 न्यूटन मीटर। किस डायरेक्शन में बताओ। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ये क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। पहले भी शायद मैंने गलत बोल दिया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, वो पहले वाले नोट्स पे भी सही कर देना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ये इधर को जाएगा, इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इधर को जाएगा, जाएगा। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोल दूंगा, इस वाले को एंटी क्लॉकवाइज बोल दूंगा। वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपने नोट्स में ठीक कर देना। ठीक है, अब देखो 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज है और 3.5 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेट किधर होगा, नेट किधर होगा बताओ ज़रा, नेट किधर होगा। नेट होगा आपका क्लॉकवाइज टॉर्क, नेट क्लॉकवाइज टॉर्क। नेट क्लॉकवाइज क्यों हुआ, क्योंकि क्लॉकवाइज जो टॉर्क है उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। ठीक है, नेट क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर कितना, 5 में से 3.5 घट जाएगा भाई। 5 क्लॉकवाइज जा रहा है, उसमें 3.5 एंटी क्लॉकवाइज था, तो उसे घटा देंगे। कितना आया, 5 माइनस 5 माइनस 3.5 दैट इज इक्वल टू 1.5 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन क्लॉकवाइज यहाँ पर भी लिखा हुआ है, वहाँ चाहो तो ब्रैकेट में और लिख दो। ठीक है, तो ये नेट क्या टॉर्क आएगी आपकी, क्लॉकवाइज टॉर्क आएगी। ठीक है, देख लो ये टॉर्क का जादू है। 7 न्यूटन का फोर्स आपको किधर को मिला, एंटी क्लॉकवाइज मिला। 5 का किधर को मिला, क्लॉकवाइज मिला। फिर भी रोटेशन किधर भी क्लॉकवाइज ही हुई। ठीक है, चलो भाई इतनी बात सबकी समझ आ गई। अच्छा देखो, इसके अगर उसने एग्जाम में पूछ दिया, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ रोटेशनल मोशन एंड स्टेट द टॉर्क अप्लाइड। ठीक है, ऐसा कुछ मान लीजिए उसने पूछ दिया 2 नंबर का, 10th का पेपर है, ज़्यादा न्यूमेरिकल साहब, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आएंगे नहीं, थियोरी भी काफ़ी आती है। तो देखो एग्जाम्पल से पूछेगा। सबसे पहला एग्जाम्पल आप क्या दोगे, सबसे पहला एग्जाम्पल आप दोगे डोर का। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल्स। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल आप दोगे डोर का। एक डोर क्या है, हिंज्ड है एक पॉइंट पे। डोर क्या है, एक पॉइंट पे हिंज्ड है। इस टाइप का एक डोर होता है, इस पॉइंट पे क्या है, इस पूरी लेंथ पे यहाँ पर हिंजेस होते हैं इसके, है ना, यहाँ पर हिंजेस है। तो आप फोर्स कहाँ अप्लाई करो, यहाँ पर आप 50 का फोर्स अप्लाई करो, यहाँ 5 का करो, यहाँ 50 का करो, यहाँ 5 का करो, है ना। तो कौन सा आपको फ़ायदेमंद लगता है भाई, 5 का फोर्स लगाना ऑब्वियसली फ़ायदेमंद लगेगा यार। 50 न्यूटन का जोर कौन लगाए, जब 5 का लग रहा है तो 50 का क्यों लगाएं। इसलिए हम फोर्स कहाँ पर फेवरेबल मानते हैं, दिस वन इज़ फेवरेबल। इसीलिए दुनिया के किसी भी दरवाजे का हैंडल यहाँ पर होता है, ना कि यहाँ पर कोई हैंडल नहीं होता। ठीक है, सो क्वेश्चन पूछेगा कि दरवाजे का हैंडल इस कोने में क्यों है, तो
क्योंकि वहाँ से हमें टॉर्क उतना ही मिलता है, बस हमारी फोर्स क्या हो जाती है, फोर्स मिनिमाइज हो जाती है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाती है। देखो टॉर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कम हुआ अगर डिस्टेंस बढ़ गई, तो टॉर्क तो फिर भी कांस्टेंट रहेगा ना, ठीक है। तो ये कारण है। दूसरा ऐसे ही सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है, दूसरा वो पूछता है कि स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार, स्टीयरिंग व्हील। देखो स्टीयरिंग व्हील क्या होता है कि जो स्टीयरिंग व्हील है वो व्हील इतना बड़ा क्यों बनाते हैं, स्टीयरिंग व्हील तो सबने देखा है ना, स्टीयरिंग व्हील इतना बड़ा क्यों बनता है भाई। जब हमें रोटेट ही करना था तो तुमने देखा होगा व्हील रोटेट क्यों होता है, व्हील के बीच में यहाँ पर एक एक्सेल है, उसको रोटेट करना है, बस मेन मुद्दा उसको रोटेट करना है, गाड़ी अपने आप मुड़ती है। लेकिन फिर भी स्टीयरिंग व्हील इतना बड़ा बना रखा है, क्यों उस पर इतना मेटल खपाया, क्यों उस पर इतना पैसा लगाया। देखो जब यहाँ फोर्स लगेगा तो एक्सेस ऑफ रोटेशन, मान लो इसके सेंटर पे ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है। यहाँ फोर्स लगेगा तो डिस्टेंस क्या है, कम, डिस्टेंस कम फोर्स ज़्यादा, है ना। टॉर्क कांस्टेंट रखनी भाई, जितना चाहिए टॉर्क तो हमें चाहिए। मान लो उसने बोल दिया कि 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क मुझे चाहिए घूमने के लिए, तो देना है तुम्हें, अब कहीं से भी दो। डिस्टेंस कम फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी भाई, है ना। डिस्टेंस ज़्यादा फोर्स कम, यानी अगर मैं जितना बड़ा मेरा स्टीयरिंग व्हील होगा उतनी आसानी से मैं उसे, उतनी कम फोर्स लगाकर मैं उसे घुमा सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा बड़ा बना दूँ, उतना वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेगा, तो अदर फैक्टर्स भी हैं, ठीक है। वैसे ही हम दरवाज़ा भी कौन से इतना बड़ा बना सकते हैं, बोर्ड जितना दरवाज़ा, ऐसा दरवाज़ा अगर किसी के कमरे का होगा तो फिर उसमें उतना ही स्पेस भी तो ख़राब ऑक्यूपाई करेगा। इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है। पर इसका रीज़न क्या है कि हमें फोर्स को मिनिमाइज़ करना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़, वो बोलेगा किसी स्टीयरिंग व्हील पे फोर्स की डायरेक्शन दिखाओ। तो देखो कई बच्चे क्या करते हैं, ये व्हील है, मान लो गोल नहीं बना, मान लो गोल ही है। देखो वो बोलेगा कि इसको मैं किस डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ आज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का घपला हो रहा है भाई। इसको मैं घुमा रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली होगी, हाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाली होगी, है ना। इसको मैं स्टीयरिंग व्हील को घुमा रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बताओ फोर्स दिखाओ इस पे कहाँ कहाँ लग रहा है। एक बच्चे ने किया ये रहा फोर्स, उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप फोर्स कभी भी नहीं दिखाते, किसी भी सर्कुलर मोशन में ऐसे फोर्स नहीं दिखाते। फोर्स दिखाने का तरीका क्या है कि जिस पॉइंट पे आपको फोर्स दिखाना है उस पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, ठीक है। उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना दो। 10th के बोर्ड में इस चीज़ पे बहुत मार्क्स कट जाते हैं। देखो इस पॉइंट पे फोर्स दिखाना है ना, यहाँ एक टेंजेंट बना दो, ये रहा फोर्स भाई। इस पॉइंट पे फोर्स दिखाना है, यहाँ एक टेंजेंट बना दो, ये रहा फोर्स। इस पॉइंट पे फोर्स दिखाना है, यहाँ एक टेंजेंट बना दो, ये रहा फोर्स। इस पॉइंट पे फोर्स दिखाना है, यहाँ एक टेंजेंट बना दो, ये रहा फोर्स। अच्छा, क्लियर हुई इतनी सी बात, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर इस फोर्स का टॉर्क, अगर मान लो चारों अलग अलग फोर्स हैं, अलग अलग सोर्सेज से लग रही हैं, इस फोर्स का टॉर्क कैसा होगा, क्लॉकवाइज। इस फोर्स का टॉर्क भी क्लॉकवाइज, इसका टॉर्क भी क्लॉकवाइज, इसका भी क्लॉकवाइज। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो सेंटर से नापोगे, क्योंकि एक्सिस कहाँ पर है, सेंटर पर है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। बस इसी टाइप की इस पर आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अच्छा, जो चाबी होती है नट्स को खोलने की चाबी, तो उसका हैंडल भी लंबा सा रहता है, तो उसका भी सेम रीज़न है, वो इस टाइप का होता है। और यहाँ आप क्या रखते हो, यहाँ बीच में आप नट रखते हो और जिसे आप खोल देते हो, तो इसका हैंडल भी इतना लंबा है। नट पे फोर्स लगाओ नहीं खुलेगा, लेकिन यहाँ पे फोर्स लगाओ तो खुल जाएगा। सो दैट्स द रीज़न बिहाइंड दिस, ठीक है। अगला टॉपिक अब हम देखो, सिंपल सी चीज़ है। मान लो कोई बॉडी, अभी तक मैंने किस बॉडी की बात की, मैं बोर्ड साफ़ कर रहा हूँ, उतारना है तो वीडियो पॉज करके फटाफट उतार दो इस चीज़ को, है ना। आज का फाइनल टॉपिक उठाते हैं, ज़रा एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा, जो टॉर्क है
इसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। टॉर्क इज ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको भी याद रखना भाई, पेपर में पूछ लिया मोमेंट ऑफ फोर्स, तुम बोलोगे कि भैया ने टॉर्क ही टॉर्क पढ़ा है, मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं पढ़ाया। आ जाओ, चलो अगला टॉपिक है तुम्हारा कपल। कपल का क्या मतलब होता है भाई? जोड़ा। कपल का क्या मतलब होता है? जोड़ा होता है। देखो अभी तक मैंने क्या किया, रॉड को मैंने पाइवट कर लिया एक एंड पे, इसकी कील ठोक दी कि भाई तू घूम, ठीक है। अगर मैं इसको कील ना ठोकूं, मैं यहाँ पर कोई हिंज नहीं कर रहा हूँ, इसको कहीं पे प्रेस नहीं कर रहा हूँ, खुली छुड़ी हुई है रॉड, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लो ग्रेविटी आंटी शांत है, वो इसको नीचे भी नहीं खींच रही। देखो मैं बोल रहा हूँ कि इसको रोटेट करना है, इसको रोटेट करना है केवल फोर्स लगा के। कहीं पे हिंज्ड नहीं है बॉडी, कहीं पे हिंज्ड नहीं है बॉडी। क्या करोगे, क्या करोगे भाई? मैंने हिंट दे दी, वैसे तुम्हें क्या करोगे? कपल, दो फोर्सेस लगाओगे, ठीक है। दो फोर्सेस कैसे लगाओगे? कैसे भी दो फोर्सेस लगा दोगे, बस एक लाइन पे एक्ट नहीं करनी चाहिए। मान लो एक लाइन ऐसी है, मान ले एक लाइन ऐसी है बच्चा, देख फोर्स मैंने इधर से भी इधर को लगा दी और इधर से भी इधर को लगा दी, एक ही लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, तो ये एड अप होके कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। भैया ट्राई कर लो, एक टेबल है, एक टेबल है, मान लो कहीं पर हिंज्ड नहीं है ना। एक भाई इधर से फोर्स मारेगा, एक भाई इधर से फोर्स मारेगा, क्या होगा? नेट फोर्स 0 हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अब क्या हुआ कि भाइयों को तो रोटेट करना था, भाई हमारे ठहरे होशियार, उन्होंने लेक्चर देखा था, तो वो क्या करेंगे? देखो वो क्या करेंगे, एक बंदा यहाँ से फोर्स मारेगा और एक बंदा यहाँ से फोर्स मारेगा। अब देखो इमेजिन करो, ये टेबल रोटेट हो जाएगा। वैसे ही इस रॉड को अगर मुझे रोटेट करना है, इस रॉड को मुझे रोटेट करना है, तो मुझे फोर्सेस तो ऑपोजिट मारनी है भाई। सेम डायरेक्शन मारोगे तब तो चांस ही नहीं है, सेम डायरेक्शन मारोगे तब तो 0 चांस। अगर आप दोनों फोर्सेस ऐसे को मार दोगे तो क्या वो रोटेट करेगा? नहीं करेगा, ऑब्वियसली आगे बढ़ जाएगा, है ना। रोटेट हमें कराना है, सो रोटेट कराने के लिए मुझे चाहिए तो दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, दो फोर्स चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वो भी एक लाइन पे एक्ट नहीं करनी चाहिए। एक लाइन मतलब इसी लाइन, एक लाइन खींच दो और दोनों फोर्सेस उसी लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, तो काम नहीं बनने वाला भाई। मैंने कहा था रोटेशन करने के लिए फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो दो फोर्स हमें लगाने हैं कहीं पर भी, ज़रूरी नहीं कोने पे। इन दोनों ने होशियारी का काम किया, बताता हूँ अभी क्यों किया। इन्होंने कोने पे लगाए, कुछ बच्चे समझ गए होंगे, कुछ नहीं समझे हो लेक्चर देखते रहो। कहीं पर भी दो फोर्स लगा दो, अगल बगल भी लगा दो, एक तुम यहाँ पर लगा दो, एक तुम यहाँ पर लगा दो, तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। मान लो चलो लगा ही दिए, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, दो फोर्स लगा दिए। तो अब ये दोनों क्या करेंगे? इसे रोटेट कर देंगे रोटेट। देखो दिखने में दोनों ऑपोजिट हैं, दिखने में ऑपोजिट है, लग रहा है कि ये ऊपर ले जाएगा ये नीचे ले जाएगा, लेकिन दोनों क्या हैं? दोनों क्लॉकवाइज हैं। देखो इसकी वजह से टॉर्क किधर को ऐसे क्लॉकवाइज बनता, इसकी वजह से भी किधर को बनता? क्लॉकवाइज। तो दोनों इसको रोटेट ही करने वाले हैं, ठीक है। देखो कपल क्या होता है? कपल होता है, कपल की डेफिनेशन लिखनी है मुझे, थोड़ा सा बोर्ड साफ करना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो आप भी मेरे साथ उतारते रहो। इनका भी मैं बताऊंगा अभी कि इन दोनों ने बिल्कुल कोने पे फोर्स लगा के क्यों अच्छा काम किया। देखो कपल होता है टू equal and opposite forces, two equal and opposite forces not acting along same line is called a couple, ठीक है। दो फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट जो एक लाइन पर एक्ट नहीं कर रहे हो, बाकी कहीं भी एक्ट कर रहे हैं, और ऑपोजिट क्या है? कीवर्ड है, अंडरलाइन कर दो, ठीक है। बोर्ड में वैसे आप अंडरलाइन भी किया कीजिए, आंसर्स में जो भी कीवर्ड्स हैं उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, जो आपका कॉपी चेक करने वाला बंदा होगा। देखो आखिरी एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको नोट्स में लिखते जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दूसरा पॉइंट है अ कपल इज ऑलवेज नीडेड फॉर रोटेशन। अब इस पे काफ़ी बच्चे चौंक गए होंगे यार कि अभी तक तो हम केवल एक टॉर्क से रोटेट करा दे रहे थे, अब कपल चाहिए। अ कपल इज ऑलवेज
needed for rotation. A couple is always needed for rotation. देखो, जब मैं केवल टॉर्क लगा रहा था तो मेरी बॉडी एक जगह पर हिंज्ड थी. ये मेरी बॉडी थी, मान लो यहाँ पर मैं फोर्स लगा रहा था तो ये बॉडी हिंज थी. अब हिंज क्या करता है कि जितना फोर्स तुम इधर से लगा रहे हो उतना फोर्स हिंज अपने आप लगा लेता है खुद. ठीक है, हिंज हो या फिर जो भी तुमने वहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हो उसका एक लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसे तुम डिटेल में 12th क्लास में पढ़ोगे. ठीक है, तो इक्वल फोर्स लगता है हमेशा. अब इक्वल क्यों लगता है? देखो, अगर फोर्स इक्वल ना होते तो चीज़ लीनियरली भी मूव करती. हमें तो रोटेशन चाहिए. मान लो तुम्हें ये फोर्स लगा दी, यहाँ लगाई तुमने 10 की और यहाँ से लगा रहा है बंदा 5 की, तो भैया तू ही बोल. वो रोटेट करेगा, बेशक रोटेट करेगा, लेकिन रोटेट कैसे करेगा? यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पहुँच के फिर ऐसा होगा, यहाँ पहुँच के थोड़ा ऐसा होगा, आगे भी बढ़ता जाएगा साथ साथ. ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें प्योर रोटेशन चाहिए. तो लीनियर अगर जीरो करनी है तो न्यूटन का नियम क्या था? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन. फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन. सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस. फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, अगर फोर्स ज़ीरो हो जाए है ना, यहाँ से भी 10 लग गया, यहाँ से भी 10 लग गया, तो 10 ऊपर का 10 नीचे का फोर्स वेक्टर होता है भाई, तो ज़ीरो हो जाएगा. सो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा. यानी बॉडी ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी. ठीक है, इसलिए हमें इक्वल फोर्सेस चाहिए एक कपल में. तुम्हें क्या चाहिए? हमेशा इक्वल फोर्सेस. तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, एक और चीज़ है इसमें, मोमेंट ऑफ कपल. एक फॉर्मूला है तीसरा, इस डायग्राम को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से. एक फॉर्मूला है तीसरा आपका, मोमेंट ऑफ कपल. देखो, मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है? जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स था वैसे ही मोमेंट ऑफ कपल है. सो मोमेंट ऑफ कपल का आपके सिलेबस में केवल फॉर्मूला है, जिसे आप अच्छे से याद कर लो भाई. ये टॉर्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोल रहा हूँ. आइदर फोर्स, एक तो मैं आइदर में 2 ही पता नहीं क्यों लगाता हूँ, या मैं बचपन से लगाता हूँ. सो आइदर फोर्स मतलब दोनों में से कोई भी एक फोर्स, क्योंकि फोर्स तो बराबर है ना. फोर्स का नियम क्या बोला मैंने? फोर्स तो बराबर है. सो आइदर फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. क्लियर बात? आइदर फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. ऐसे आप क्या निकालोगे? कपल निकालोगे. एग्जाम्पल्स, कपल कहाँ एक्ट कर रहा है भाई? बॉटल का ढक्कन खोला है, बॉटल का ढक्कन, ये ऐसी कैप है, तो कैप पे मैं 2 फोर्सेस तो लगा रहा हूँ. देखो अपने अंगूठे से, एक फोर्स इधर को और एक फोर्स इधर को, तो ये पेन का कैप क्या हो रहा है? खुल जा रहा है. ठीक है, ऐसे ही बॉटल का ढक्कन होता है, बॉटल कैप होता है, या फिर क्या बोल सकते हो आप, टैप होता है, नल होता है, नल भी आप ऐसे ही खोलते हो. ठीक है, तो कपल क्या चाहिए हमेशा? कपल इज ऑलवेज नीडेड फॉर रोटेशन. की पॉइंट इतना है. तो कपल के जो क्वेश्चन हैं उसे हम करेंगे कल. आज के लिए इतना बहुत है, तो इतना तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना. अच्छा, मेन बात, इस चैनल को क्या करो? शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, अपने दोस्तों को भी भेजो. और डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इसके एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसमें ज्वाइन हो जाओ. जितना भी मैंने आज पढ़ाया, जो बच्चे आज सो के पढ़ रहे थे, वैसे तुम्हें लगता नहीं है, तुम लोग नोट्स बनाए होंगे, तुम लोगों ने, अच्छे बच्चे हो. लेकिन जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए उनके लिए वो बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है भाई. टेलीग्राम ग्रुप पे तुम्हें जितना भी मैंने पढ़ाया उसके नोट्स आज मिल जाएंगे. ठीक है, तो टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए और इस चैनल को शेयर कीजिए. तो इसके बाद हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं. अगर कोई भी डाउट हो तो क्या करोगे? या तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं अगली वीडियो में पक्का आप लोगों को एड्रेस करूँगा. चलिए, अगली वीडियो में मिलते हैं. आप बाय बाय.